तो बात करते हैं यार अबाउट द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की। तो इंडियन जुडिशियल सिस्टम एक इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम है विद द सुप्रीम कोर्ट एट द टॉप एंड देन हाई कोर्ट्स, एंड उसके नीचे यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स एंड सब ऑर्डिनेट कोर्ट्स देखने को मिलते हैं। इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम इज अ टाइप ऑफ, देखो भाई, इंटीग्रेटेड है, इट इज़ अ टाइप ऑफ फेडरल सिस्टम। ठीक है, फेडरल नेचर है ये। हायरार्की ऑफ सब ऑर्डिनेट कोर्ट दैट इज डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हमको अगर बात करें, है ना, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट एंड अदर लोअर कोर्ट जो होते हैं वो हाई कोर्ट के नीचे होते हैं। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स एंड अदर सब ऑर्डिनेट कोर्ट जो हैं वो हाई कोर्ट के नीचे होते हैं। एंड ये जो जुडिशियल सिस्टम है, इट इज अडॉप्टेड फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 एंड एनफोर्स बोथ। जो सुप्रीम कोर्ट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिया गया था, जो सेंट्रल लॉज हैं एज वेल एज स्टेट लॉज हैं उसको एनफोर्स करता है। तो ये इंपॉर्टेंट है भाई। सुप्रीम कोर्ट को कहाँ से लिया गया आपको पूछा जाए तो आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 बोलना। एंड पहली बार इनॉग्रेट कब किया गया था? इन जनवरी 28, 1950। इट सक्सीड द फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया। ठीक है, पहले फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया था जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 से यहाँ पे बनाया गया था, बट उसको यहाँ पे इसने सक्सीड किया। और जो सुप्रीम कोर्ट का जुरिसडिक्शन है वो फेडरल कोर्ट से बड़ा है। आर्टिकल 124 टू 147 ऑफ पार्ट 5। ठीक है, पार्ट 4 जो था वो एग्जीक्यूटिव के साथ रिलेटेड था। पार्ट 5 जो है ना, इट डील्स विद ऑर्गेनाइजेशन, इंडिपेंडेंस, जुरिसडिक्शन, पावर, प्रोसीजर एंड सो ऑन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के बारे में 124 से 147 पार्ट भी पूछा जाता है यार, ये भी याद रखना। पार्ट 5 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट, कंपोजिशन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो इसमें टोटल 34 मेंबर्स होते हैं। 33 अदर दिस एंड एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो 33 + 1 जजेस हमको देखने को मिलते हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर। अपॉइंटमेंट की बात करें तो जजेस जो हैं इसको अपॉइंट कौन करता है? प्रेसिडेंट, आफ्टर कंसल्टिंग द CJI एंड अदर जजेस डीम्ड नेसेसरी। ठीक है, कोलिजियम है भाई आज के ज़माने में। तो एंड CJI को अपॉइंट कौन करता है? प्रेसिडेंट, आफ्टर कंसल्टिंग अदर जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट डीम्ड नेसेसरी। तो यहाँ पे सिस्टम ऐसे हो रहा है कि जजेस को प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है CJI से पूछ के, एंड CJI को प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है जजेस उनसे पूछ के, जजेस ऑफ द हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट ना। ओवर ये जो कंसल्टेशन जो बोला गया ना यहाँ पे, ये जो कंसल्ट करना है क्या ये जो कंसल्ट करने के बाद जो ये राय बताएं क्या ये प्रेसिडेंट को मानना जरूरी है ना? कंसल्टेशन क्या ये कंकरेंस तो नहीं है, मतलब मानना जरूरी ही है, ऐसा है क्या? तो इसके ऊपर यहाँ पे कंट्रोवर्सी हुई थी, उसकी हम बात करें तो फर्स्ट जजेस केस जो कि 1982 में हुआ था, इसमें क्या बोला, ये जो कंसल्टेशन है, तो फर्स्ट जजेस केस में क्या हुआ था यहाँ पे 1982 के अंदर, जो कंसल्टेशन है डज नॉट मीन्स कंकरेंस बट ओनली एक्सचेंज ऑफ व्यूज़। मतलब जो जजेस हैं जब वो प्रेसिडेंट को बताएंगे तो प्रेसिडेंट अपने डिस्क्रिप्शन में ले सकता है। ठीक है, ऐसा नहीं कि जो बात ये बोले उसको मानना ही पड़ेगा। सेकेंड जजेस केस जो कि 1983 में एक साल बाद हुआ, इसमें बोला गया जो कंसल्टेशन है इसका मतलब कंकरेंस है, मतलब मानना पड़ेगा। एंड CJI एडवाइस नेसेसरी फॉर प्रेसिडेंट जजेस के अपॉइंटमेंट में। CJI शुड कंसल्ट टू सीनियर मोस्ट जजेस। यार जो प्रेसिडेंट को एडवाइस देने के लिए 2 सीनियर मोस्ट जजेस को कंसल्ट करना जरूरी है ना? और जो CJI जिसको बोलेगा उसी को अपॉइंट करना पड़ेगा, कंकरेंस इसका मतलब। थर्ड जजेस केस जो कि 1998 में हुआ, इसमें बोला कि कंसल्टेशन ऑफ प्लूरैलिटी ऑफ जजेस, मतलब CJI को कंसल्ट करो, CJI टू कंसल्ट कॉलेजियम ऑफ 4 सीनियर मोस्ट जजेस। यहाँ पे 2 सीनियर मोस्ट जजेस का कॉलेजियम था प्लस एक CJI, यहाँ पे CJI प्लस 4 सीनियर मोस्ट जजेस। ठीक है, इनका कंसल्टेशन, इसको हम प्लूरैलिटी ऑफ जजेस की बात की गई, प्लूरैलिटी ऑफ जजेस को कंसल्ट करना जरूरी है CJI को, और ये जो बोलेंगे प्रेसिडेंट को वो मानना पड़ेगा। नाउ एनजेक जो कि 2014 में आया था, एनजेक नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमिटी, इसने कॉलेजियम को रिमूव किया विथ न्यू बॉडी दैट इज एग्जीक्यूटिव। इसमें इंक्लूड किया गया था, लाइक लॉ मिनिस्टर भी इसमें इंक्लूड था। तो इसको यहाँ पे 4th जजेस केस जो कि 2015 में हुआ, इसने रिमूव कर दिया एनजेक को एंड ब्रॉट बैक द कॉलेजियम सिस्टम, बिकॉज ये बोला
कि जो है इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी इज द पार्ट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर यार, ठीक है, तो आप इसमें एंटर नहीं कर सकते। तो ये हमारे पास क्या गया, हमने बात की अबाउट दी कंट्रोवर्सी और कंसल्टेशन की। तो कंसल्टेशन में यहाँ पे बोला गया ये कंकरेंस है, नो कंकरेंस, यहाँ पे कंकरेंस। And Supreme Court ruled that the senior most judges of the Supreme Court should alone be appointed to the office of the Chief Justice of India। ठीक है, जो सीनियर मोस्ट जजेस होंगे वही यहाँ पे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के ऑफिस में अपॉइंट होंगे, ये सुप्रीम कोर्ट ने बताया, बोला। क्वालिफिकेशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट जजेस की बात करें तो सिटीजन होना चाहिए भाई, है ना, पहला। ही शुड हैव अ जज ऑफ हाई कोर्ट फॉर हाई कोर्ट इन सक्सेशन, 5 साल के लिए हाई कोर्ट का जज होना चाहिए, या फिर एडवोकेट होना चाहिए, या फिर जो 4-5 हाई कोर्ट्स में यहाँ पे सक्सेशन में लगातार 10 साल तक एडवोकेट होना चाहिए, ठीक है। सो जजेस 5 साल तक हाई कोर्ट में एंड एडवोकेट 10 साल तक हाई कोर्ट में, ये क्राइटेरिया है सुप्रीम कोर्ट के जज बनने का। एंड ही शुड बी डिस्टिंग्विश्ड जज इन द ओपिनियन ऑफ द प्रेसिडेंट यार, जो ये क्वालिफिकेशन है जज बनने का, अगर डिस्टिंग्विश्ड जज है प्रेसिडेंट के नज़रिए में तो इसको हम क्या बना सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट का जज बना सकते हैं। यहाँ पे ओथ्स एंड अफर्मेशन की बात करें तो ओथ्स को कौन सुनता है यार, प्रेसिडेंट सुनता है या फिर पर्सन दैट इज अपॉइंटेड बाय हिम। लाइक हाई कोर्ट का जो जज होता है या फिर चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट जो होता है उसको सुनता कौन है, गवर्नर, या फिर जो अपॉइंट किया जाए गवर्नर के द्वारा। उसी प्रकार का जो ओथ है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का या फिर जो जजेस हैं उसको कौन सुनता है, प्रेसिडेंट या फिर कोई इंसान जो कि उसके द्वारा अपॉइंट किया गया हो। एंड ये क्या ओथ लेते हैं भाई सुप्रीम कोर्ट के जजेस जो हैं, टू बियर ट्रू फेथ एंड एलिजेंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, टू अपहोल्ड द सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, टू ड्यूली एंड फेथफुली and to be best of his ability, knowledge and judgment, perform the duties of the office without fear and favor, affection or ill will, and to uphold the constitution and law। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन को, लॉ को अपहोल्ड करेगा फेथफुली, अपने बेस्ट नॉलेज पे यहाँ पे एलिजेंस जो कॉन्स्टिट्यूशन के साथ शो करेगा, सोवेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया को होल्ड करेगा, किसी से डरेगा नहीं, किसी के फ़ायदा किसी के नुकसान के लिए काम नहीं करेगा, काम नहीं करूंगा, ऐसा ओथ लेना पड़ता है। टेन्योर क्या है भाई, 65 ईयर ऑफ एज, एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग हिज एज इज डिटरमाइंड बाय द पार्लियामेंट, ठीक है। तो 65 ईयर्स तक यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस हैं वो यहाँ पे रह सकते हैं। एंड रिज़ाइन कैसे करते हैं, जिसने ओथ को सुना उसी को यहाँ पे अपना रेजिग्नेशन लेटर देते हैं। एंड रिमूव बाय द प्रेसिडेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द पार्लियामेंट, ठीक है। देखो प्रेसिडेंट का निकालना बहुत मुश्किल है, इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट इंडिया में बहुत मुश्किल। दूसरा सबसे मुश्किल काम जो है वो सुप्रीम कोर्ट के जज को निकालना। सो रिमूव कौन करता है, पार्लियामेंट नहीं रिमूव करता, प्रेसिडेंट रिमूव करता है, लेकिन किसके बताने बोलने पे, पार्लियामेंट। नाउ रिमूवल ऑफ जजेस की बात करें, सो रिमूवल की बात करें तो जज कैसे रिमूव किया जाता है, रिमूव बाय द ऑर्डर ऑफ द प्रेसिडेंट यार, प्रेसिडेंट ऑर्डर करेगा विच इज एड्रेस्ड बाय द पार्लियामेंट, दी एड्रेस, ठीक है, प्रेसिडेंट ऑर्डर करेगा, याद रखना, रिमूव बाय द ऑर्डर ऑफ द प्रेसिडेंट यार, नॉट द पार्लियामेंट, बट पार्लियामेंट एड्रेस करेगा जिसको प्रेसिडेंट बोलेगा, ठीक है। So this must be supported by a special majority of each houses of the parliament, that is majority of total membership of that house and a majority of not less than 2/3 of the member present and voting, ठीक है। एंड जो ग्राउंड है इट इज़ प्रूवन मिसबिहेवियर एंड इनकैपेसिटी, किस ग्राउंड पे यहाँ पे हमारे पास जो जजेस हैं हमारे पास सुप्रीम कोर्ट के रिमूव कर सकते हैं, प्रूवन मिसबिहेवियर एंड इनकैपेसिटी। प्रेसिडेंट के रिमूवल का ग्राउंड क्या है, वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। यहाँ पे जो मेजोरिटी है, ठीक है, दोनों हाउसेस का, लाइक 543 मेंबर्स हैं लोकसभा के अंदर, 2/3 ऑफ द मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग, इट इज़ अराउंड 273 के आसपास है ये भाई। तो उससे ज़्यादा लोग होने चाहिए, और इसका यहाँ पे टोटल हाउस ऑफ द मेंबरशिप इससे ज़्यादा लोग होने चाहिए, और 2/3 मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग होना चाहिए, और टोटल मेंबरशिप इज़ अराउंड, हमने बोला ना भाई 543/2 कर दिया मैं, तो ये 1
टू ये हो जाएगा 1 कैरी 7 273। तो इससे ज़्यादा वोट मिलने चाहिए, ठीक है, हाफ ऑफ द मेंबर्स, और इसमें अराउंड 2/3 ऑफ इसके मेंबर होने चाहिए वोट करने के लिए, और इससे ज़्यादा वोट मिलना चाहिए फेवर में, ठीक है। जजेस इंक्वायरी एक्ट ऑफ 1968 क्या बोलता है, जो रिमूवल मोशन होगा सुप्रीम कोर्ट जज का, इट इज साइन बाय 100 MPs इफ इन लोकसभा एंड 15 MPs इफ इन राज्यसभा यार, ठीक है। मोशन जो है कि रिमूव करना है तो उसको प्रस्तुत करने के लिए जो साइन करेंगे 100 MPs इन लोकसभा एंड 50 MPs इन दी राज्यसभा। स्पीकर जो चेयरमैन होगा में एडमिट और रिफ्यूज इट, ठीक है, जो स्पीकर या फिर चेयरमैन है में एडमिट और रिफ्यूज इट की, जो ये रिमूवल मोशन साइन किया है 100 लोगों ने राज्यसभा एंड 100 लोग इन लोकसभा एंड 50 लोग इन राज्यसभा, उसको स्पीकर चाहे तो एडमिट करे, माने चाहे ना माने यार। 3 मेंबर कमिटी कंटिन्यूड फॉर इन्वेस्टिगेशन यार, जिसमें CGI और जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट होंगे, जजेस ऑफ द हाई कोर्ट होंगे, या फिर डिस्टिंग्विश्ड जरिस्ट हो सकते हैं। आफ्टर द कमिटी फाइंड्स हिम गिल्टी मोशन इज पास थ्रू बोथ द हाउस बाय ए स्पेशल मेजोरिटी, ठीक है। सो पहले मोशन जो होगा यहाँ पे 50 लोग इन राज्यसभा साइन करेंगे, 100 लोग इन लोकसभा जब इसको साइन करेंगे, फिर इसको एक इन कमिटी के पास जाएगा। इस कमिटी में हमारे पास कौन कौन हो सकता है, CGI हो सकता है, हाई कोर्ट के जजेस, सुप्रीम कोर्ट के जजेस हो सकते हैं। इस कमिटी के बाद ये पार्लियामेंट में जाएगा, पार्लियामेंट से पास हो गया तो फिर ये प्रेसिडेंट के पास जाएगा, तो प्रेसिडेंट रिमूव करता है, ठीक है भाई। अगर लोकसभा में ये प्रस्ताव रखा गया तो 100 लोग, और राज्यसभा में प्रस्ताव रखा गया तो 50 लोग, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत सारे टर्म्स हैं, लाइक एक्टिंग CGI किसको बोलते हैं यार, जो अभी जो एक्ट कर रहा है, दैट इज प्रेसिडेंट कैन अपॉइंट एनी सुप्रीम कोर्ट जज एज दी CGI इफ़ CGI ऑफिस अगर वेकेंट हो गया तो कुछ समय के लिए यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के जजेस को यहाँ पे रख सकते हैं, अपॉइंट कर सकते हैं। जो एक्टिंग CGI है इसको प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है किसी भी सुप्रीम कोर्ट के जजेस में से, है ना। एंड ये तब करता है जब CGI ऑफिस वैकेंट हो गया या फिर टेम्परली वो एब्सेंट है, एंड अगर CGI अपने ड्यूटीज़ को परफॉर्म नहीं कर पा रहा है तो एक्टिंग CGI प्रेसिडेंट यहाँ पे अपॉइंट करता है। एडहॉक जजेस किसको बोलते हैं, इफ़ लैक ऑफ अ कोरम, अगर कोरम की कमी है कि मिनिमम नंबर जिसको ज़रूरत है जज की, अगर उसकी कमी है तो CGI जो है कैन अपॉइंट दी हाई कोर्ट जज टू फिल इट, ठीक है। तो CGI एडहॉक जजेस को अपॉइंट करता है, एक्टिंग जजेस को, एक्टिंग CGI को प्रेसिडेंट एंड एडहॉक जजेस को CGI, एंड इट इज़ डन विद द कंसेंट ऑफ द प्रेसिडेंट एंड कंसर्न चीफ जस्टिस ऑफ दैट हाई कोर्ट यार, प्रेसिडेंट की सहमति से, और जिस हाई कोर्ट के यहाँ पे जजेस को अपॉइंट किया जा रहा है एज अ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, उसकी सहमति से इसको अपॉइंट किया जाता है, कंसेंट के साथ इसको एडहॉक कोरम के लिए अपॉइंट किया जाता है हाई कोर्ट के जजेस को। जो अपॉइंटेड जज होगा शुड बी क्वालिफाइड टू बी ए सुप्रीम कोर्ट जज, ऐसे नहीं भी किसी को यहाँ पर अपॉइंट कर दिया, सुप्रीम कोर्ट जज बनने के लिए क्वालिफाइड होना चाहिए। तो किसी भी हाई कोर्ट जज को सुप्रीम कोर्ट के जज बनने के लिए 5 साल तक लगातार जज होना चाहिए हाई कोर्ट का, या फिर 10 साल एडवोकेट होना चाहिए हाई कोर्ट का। ये दोनों क्राइटेरिया फुलफिल अगर वो कर रहा है तो यहाँ पे तो हाई कोर्ट जजेस ही होना चाहिए, मतलब वही 5 साल के लिए हाई कोर्ट होगा तभी होगा, एडवोकेट तो नहीं कर सकता है उसको जज के फॉर्म, ठीक है। रिटायर्ड जज किसको बोलते हैं, CGI कैन रिक्वेस्ट अ रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज और हाई कोर्ट जज विच आर क्वालिफाइड टू बी सुप्रीम कोर्ट जज लाइक 5 years इन दिस हाई कोर्ट्स एंड 10 years एज एडवोकेट इन हाई कोर्ट्स टू बी अपॉइंटेड एज अ सुप्रीम कोर्ट जज। कोई रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज है फिर जैसे जज जो कि क्वालिफाइड है हाई कोर्ट के, उनको एक तरह से अपॉइंट कर सकता है, डन विद द प्रीवियस कंसेंट ऑफ द प्रेसिडेंट एंड एन अपॉइंटी, उसकी मर्जी, जिसको अपॉइंट करा उसकी मर्जी और प्रेसिडेंट की मर्जी से यहाँ पे कर सकता है। अलाउंसेस जो मिलेगा उसको कौन डिटरमाइन करेगा यार, प्रेसिडेंट, नॉट पार्लियामेंट, याद रखना। नाउ सीट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट की बात करें, सो कॉन्स्टिट्यूशन ने डिक्लेयर किया कि जो सीट होगा कॉन्स्टिट्यूशन का वो दिल्ली में रहेगा, बट CGI अगर ये अप्रूव कर सकता, अप्रूवल किसके अप्रूवल के साथ, प्रेसिडेंट के अप्रूवल के साथ, वो ऑप्ट कर सकता है और कोई प्लेस में जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट बैठ सके, ठीक है। किस प्रकार का जुडिशियल इंडिपेंडेंस यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के जजेस को मिलता है अगर हम देखें तो मोड ऑफ अपॉइंटमेंट में यहाँ पे हम देखते हैं यार, इट इज़ अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, दे आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, किसके कंसल्टेशन से, एक जुडिशरी के कंसल्टेशन से। तो उनको क्या मिलता है, एब्सोल्यूट डिस्क्रिशन मिलता है यार, जो मतलब जो एब्सोल्यूट डिस्क्रिशन होता है एग्जीक्यूटिव का, उससे वो दूर चले जाते हैं,
ठीक है, बिकॉज जुडिशरी वाली चीज़ों को जुडिशरी ही अपॉइंट कर रहा है। सिक्योरिटी ऑफ टाइटल मतलब क्या है, दे डोंट होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट, या लाइक प्राइम मिनिस्टर होल्ड द ऑफिस अंडर द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। तो ये हमारे पास ऑफिस जो है वो प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट के अंदर होल्ड नहीं करते, इनके पास एक सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर है, 65 ईयर्स तक ये रह सकते हैं सुप्रीम कोर्ट के जज। एंड दे आर रिमूव्ड ओनली इन मैनर मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि क्या है, प्रूवन मिसबिहेवियर एंड इनकैपेसिटी। ग्राउंड क्या है भाई, प्रूवन मिसबिहेवियर एंड इनकैपेसिटी। फिक्स सर्विस कंडीशन है भाई सुप्रीम कोर्ट के जजेस का, है ना, दैट इज थ्रू फिक्स बाय द पार्लियामेंट कैन नॉट बी चेंज टू देयर डिसएडवांटेज आफ्टर द अपॉइंटमेंट। मतलब इसको फिक्स कौन करता है, सर्विस कंडीशन को पार्लियामेंट फिक्स करता है। बट सपोज करो मैं आज हूँ, मेरे सर्विस कंडीशन को मैं अगर सपोज आज सुप्रीम कोर्ट का जज हूँ और इस समय पार्लियामेंट ने कोई चेंज किया, तो वो नेक्स्ट जो सुप्रीम कोर्ट का जज रहेगा ना उससे लागू होगा, मेरे से नहीं। Expenses जो charge that are charged from the Concert Fund of India including the expenses of the staff and administrative costs। तो पैसा जो है CFI से आता है डायरेक्ट, तो बीच वाला कोई रोक नहीं पाएगा। कंडक्ट ऑफ दिस कैन नॉट बी डिस्कस यार, ठीक है, एक्सेप्ट व्हेन इम्पीचमेंट मोशन इज अंडर कंसिडरेशन। जो सुप्रीम कोर्ट में जो जजेस ने जो बोला उसको आप डिस्कस नहीं कर सकते। एंड बैन ऑन प्रैक्टिस आफ्टर रिटायरमेंट, ठीक है, जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं रिटायरमेंट के बाद वहाँ पे वो प्रैक्टिस नहीं कर सकते यार। कि बैन ऑन प्रैक्टिस जो है वो भी एक तरह से इंश्योर करता है कि दे डू नॉट फेवर एनी वन इन होप ऑफ फ्यूचर फेवर। एंड पावर टू पनिश फॉर इट्स सेल्फ कंटेम्प्ट, मतलब वो अपने जो कंटेम्प्ट है, कोई जो है उसके अवमानना किया सुप्रीम कोर्ट की, तो उसको पनिश कर सकते हैं। वेस्टेड टू मेंटेन इट्स ऑथोरिटी डिग्निटी एंड ऑनर, को मेंटेन करने के लिए बस उनके पास पनिश करने का पावर मिल रहा है सुप्रीम कोर्ट को। एंड अपने स्टाफ को भी वो खुद अपॉइंट कर सकते हैं, फ्रीडम टू अपॉइंट देयर स्टाफ यार, है ना, फ्रीडम टू अपॉइंट इट्स स्टाफ विदाउट एनी इंटरफेरेंस फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव। बिना एग्जीक्यूटिव के इंटरफेरेंस के खुद के जो स्टाफ्स हैं उसको अपॉइंट कर सकते हैं। एंड जुरिस्डिक्शन कैन नॉट बी कर्टेल, पार्लियामेंट कैन एक्सटेंड बट कैन नॉट कर्टेल। यहाँ पे जो जुरिस्डिक्शन है सुप्रीम कोर्ट का उसको कम नहीं कर सकते, बस बढ़ा सकते हैं ऑन पार्लियामेंट। एंड ऑल्सो है ना आर्टिकल 50 के अंदर जो कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स है, इट कैन बी सीन इन द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रेजेंट दैट जुडिशरी को एग्जीक्यूटिव से डिफरेंट रखा गया है, सेपरेशन फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव यार। आर्टिकल 50 जो है डील्स विद द सेपरेशन ऑफ एग्जीक्यूटिव फ्रॉम जुडिशरी। जुरिडिक्शन एंड पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो ओरिजिनल जुरिडिक्शन मतलब किस मैटर में आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकते हो सुनवाई के लिए। सो मीन्स टू हियर सच डिस्प्यूट इन फर्स्ट इंस्टेंस, लाइक एक्सक्लूसिव मीन्स ओनली सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकते हो। ओरिजिनल का मतलब है कि डायरेक्टली आप सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकते हो, कैन डिसाइड सच डिस्प्यूट, है ना। एक्सक्लूसिव जुरिडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट की बात करें सो लाइक सेंट्रल एंड स्टेट के जो मैटर्स हैं उसको सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट देखेगा। सेंट्रल स्टेट एंड स्टेट वाले जो मैटर्स हैं उसको सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट देखेगा। बट रिवर वाले मैटर में ना यार 262 के अंदर ट्रिब्यूनल बनाया जाएगा। रिवर वाले मैटर को छोड़ के इंटर स्टेट बाकी जितने भी स्टेट से डिस्प्यूट है, सेंट्रल स्टेट डिस्प्यूट हैं, वो सब कौन देखेगा, एक्सक्लूसिव जुरिडिक्शन है, सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट देखेगा। okay, and jurisdiction does not extend to प्री-कॉन्स्टिट्यूशनल इशूज, डिस्प्यूट आउट ऑफ जुरिस्डिक्शन है ना, जुरिस्डिक्शन के बाहर वाले इंटरस्टेट बॉर्डर डिस्प्यूट इसके अंदर नहीं आते। एंड मैटर रिफर टू द फाइनेंस कमीशन जो है वो सब आप उसको सुप्रीम कोर्ट में नहीं खींच सकते। एंड एक्सपेंसेस एंड पेंशन इशू बिटवीन सेंट्रल एंड स्टेट, ये सब आप सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सकते। के कमर्शियल डिस्प्यूट बिटवीन सेंट्रल एंड स्टेट, ये भी हमारे पास कमर्शियल डिस्प्यूट जो है वो सुप्रीम कोर्ट के एक्सक्लूसिव जुरिस्डिक्शन के अंदर नहीं आता। एंड रिकवरी ऑफ डैमेज ऑफ स्टेट अगेंस्ट सेंटर, ठीक है, स्टेट का लाइक जीएसटी में कुछ नुकसान हुआ तो उसको डैमेज को रिकवर करने के लिए आप सुप्रीम कोर्ट के पास नहीं जा सकते। ये सब को क्वेश्चन की तरफ पे पूछा जाता है कि कौन से एक्सक्लूसिव जुडिशन सुप्रीम कोर्ट के अंदर नहीं आते। नाउ अपेलेंट जुरिस्डिक्शन का मतलब आप अपील कर सकते हो। इट एंजॉयज वाइड अपेलेंट जुरिस्डिक्शन मतलब है ना कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर में आप सुप्रीम कोर्ट के पास अपील कर सकते हो। अपील्स इन द सिविल मैटर्स यार, अपील्स इन द क्रिमिनल मैटर्स मतलब इफ़ हाई कोर्ट सर्टिफाइज दैट लॉ रिक्वायर्ड इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, हाई कोर्ट ने बोला कि भाई अब इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत पड़ेगी तो आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकते हो, मतलब डायरेक्टली बोलता हूँ अपील कर सकते हो सुप्रीम कोर्ट में। एंड सर्टिफाइड बाय द हाई कोर्ट एज लॉ ऑफ जनरल इंपॉर्टेंस,
और नीड टू बी डिसाइडेड बाय सुप्रीम कोर्ट। अगर हाई कोर्ट ने बोला कि सिविल मैटर में यहाँ पे आपको ज़रूरत पड़ेगी कि आप सुप्रीम कोर्ट का एडवाइस लो, तो वहाँ पे आप सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकते हो, अपील कर सकते हो ऊपर हाई कोर्ट में। इफ़ हाई कोर्ट रिवर्स द एक्विटल टू डेथ सेंटेंस और लाइफ इम्प्रिजनमेंट और फॉर 10 years और टेक द केस फ्रॉम सब ऑर्डिनेट कोर्ट एंड डज द सेम। अगर हाई कोर्ट सब ऑर्डिनेट कोर्ट ने अगर हाई को डेथ सेंटेंस सुना दिया है, लाइफ इम्प्रिजनमेंट सुना दिया है, फिर 10 साल का सज़ा सुना दिया है, तो सज़ा सुना दी सज़ा 10 साल से 10 साल सज़ा, तो उसको अगर हाई कोर्ट ने लिया, सब ऑर्डिनेट के प्रोसेस को हाई कोर्ट ने लिया, तो उसको अगर रिवर्स करता है तो आप क्रिमिनल कोर्ट में जा सकते हो, सब क्रिमिनल मैटर्स में आप सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकते हो। कुछ स्पेशल लीव्स हैं जिसके खिलाफ आप अपील कर सकते हो भाई सुप्रीम कोर्ट में। आर्टिकल 136 जो है, ऑन एनी मैटर्स फ्रॉम एनी कोर्ट एक्सेप्ट मिलिट्री कोर्ट इट इज़ डिस्क्रिशनरी पावर, है ना। आप डायरेक्टली कोई सही मैटर को सुप्रीम कोर्ट में स्पेशल लीव अपील कर सकते हो। ये आर्टिकल 136 के अंदर बोला गया, एक्सेप्ट दी मिलिट्री कोर्ट्स को आप यहाँ पे अपील नहीं कर सकते, ठीक है। कहाँ पे? सुप्रीम कोर्ट। बाकी जितने भी कोर्ट्स हैं यहाँ पे, किसी मैटर के लिए आप सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास रिट जुरिसडिक्शन। सुप्रीम कोर्ट की रिट जुरिसडिक्शन में हमने बात की थी यार हेबियस कॉर्पस की। हेबियस कॉर्पस का मतलब है टू हैव द बॉडी, ऑफ बॉडी को प्रेस करो यार, पब्लिक एंड प्राइवेट दोनों के खिलाफ इसको इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। मैंडेमस, डी से ड्यूटी, तो ये पब्लिक ऑफिशियल को अपनी ड्यूटी परफॉर्म करने के लिए बोला जाता है। प्रोहिबिशन में प्रिवेंट करना है ना। हायर कोर्ट्स को अपने लोअर कोर्ट्स को प्रिवेंट करते हैं टू एक्सीडिंग देयर जुरिसडिक्शन यार। को में यहाँ पे को से ऐसे लगता है टू क्लेम यार, टू क्लेम दी लीगालिटी ऑफ द क्लेम। वारंट का मतलब होता है लीगालिटी चेक करना, ठीक है, टू क्लेम दी लीगालिटी। सरशोरिये का मतलब क्या है, ठीक है, सरशोरिये में आर आ रहा है, ठीक है, सरशोरिये में आर आ रहा है, तो इसमें रिव्यू करने की बात करता है। जो हायर कोर्ट्स है उनको बोलता है, हायर कोर्ट्स लोगों को बोलते हैं कि अपने डिसीजन को रिव्यू करो यार। एंड ये जो रिट जुरिसडिक्शन है सुप्रीम कोर्ट का नैरोअर होता है देन दी हाई कोर्ट, ठीक है। रिट जुरिसडिक्शन इज ओरिजिनल बट नॉट एक्सक्लूसिव। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के पास ही जा सकते हो रिट के मामले में, एक्सक्लूसिव नहीं है। तो ये हाई कोर्ट के पास भी होता है, सुप्रीम कोर्ट के पास भी होता है। हाई कोर्ट का वाइडर जुरिसडिक्शन होता है रिट के मामले में। ओरिजिनल होता है कि मैं डायरेक्टली आप कोई भी अगर आपका फंडामेंटल राइट वायलेट हो तो आप जा सकते हो यार यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के पास। रिट जुरिसडिक्शन ऑफ द हाई कोर्ट इज वाइडर। सुप्रीम कोर्ट ओनली फंडामेंटल राइट्स के लिए रिट जुरिसडिक्शन सुना सकता है, बट हाई कोर्ट फॉर फंडामेंटल राइट्स एंड अदर ऑल्सो। तो यहाँ पे क्वेश्चन आता है रिट जुरिसडिक्शन जो है वो हाई कोर्ट का ज़्यादा है, ज़्यादा वाइडर है। नेक्स्ट बात करते हैं अबाउट द एडवाइजरी जुरिसडिक्शन की। तो आर्टिकल 143 के अंदर प्रेसिडेंट कैन सीक ओपिनियन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट यार, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। एडवाइजरी जुरिसडिक्शन 143 जो है वो सुप्रीम कोर्ट को पूछ सकता है प्रेसिडेंट। किस मामले में? क्वेश्चन ऑफ लॉ और फैक्ट ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस, जिसमें सुप्रीम कोर्ट में और मे नॉट, है ना, टेंडर एडवाइस, चाहे तो दे चाहे तो ना दे। एंड डिस्प्यूट्स अराइजिंग आउट ऑफ प्री कॉन्स्टिट्यूशनल इश्यूज़ यार, अगर प्री कॉन्स्टिट्यूशनल इश्यूज़ में कुछ डिस्प्यूट आ रहे हैं तो सुप्रीम कोर्ट को एडवाइस देना ही पड़ेगा। एंड एडवाइस नॉट बाइंडिंग ऑन द प्रेसिडेंट, ठीक है, जो प्रेसिडेंट को जो एडवाइस देगा सुप्रीम कोर्ट उसके ऊपर वो बाइंडिंग नहीं है, लीगल एडवाइस दे रहा है यहाँ पे। अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड की बात करें तो जो जजमेंट्स प्रोसीडिंग्स आर रिकॉर्डेड फॉर परपेचुअल मेमोरी, ठीक है, बाद में काम आएंगे बोल के। इट हैज़ पावर टू पनिश फॉर द कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट यार, सुप्रीम कोर्ट के पास ये पावर है। सिविल कंटेम्प्ट मतलब जानबूझ के कोई इसकी बात को ना माने, यानी जजमेंट को जानबूझ के कोई ना माने, ऑर्डर को, रिट्स को, या फिर अदर प्रोसेस ऑफ द कोर्ट को, एंड विलफुली ब्रीच करे, है ना, कोर्ट की अंडरटेकिंग को जानबूझ के रोके, तो उसको सिविल कंटेम्प्ट के अंदर लेके दोषी साबित करके सजा दी जा सकती है। क्रिमिनल कंटेम्प्ट की बात करें तो पब्लिकेशन ऑफ एनी मैटर्स और डूइंग ऑन एन एक्ट विच इज स्कैंडलाइजिंग और लोअर द अथॉरिटी ऑफ कोर्ट, ठीक है, बड़ा जुर्म है ये कि आप कोई ऐसा चीज़ पब्लिश करें जो कि अथॉरिटी एंड जैसे कोर्ट को ही नीचे दिखाए, तो उसको आपको क्रिमिनल कंटेम्प्ट के बेसिस पे आपको सजा दे सकता है कोर्ट। प्रीजुडिस या फिर इंटरफेयर करते विद द ड्यू कोर्स ऑफ
जनरल जुडिशियल प्रोसीडिंग्स यार, तो भी आप क्या कर सकते हैं, क्रिमिनल कंटेम्प्ट की सजा दी जा सकती है। ऑल्सो आप इंटरफेयर कर रहे हो, ऑब्स्ट्रक्ट कर रहे हो जो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस है इन एनी मैटर, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस इज अ क्रिमिनल कंटेम्प्ट यार, याद रखना। ना इंडियन सुप्रीम कोर्ट एंड अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो इंडियन सुप्रीम कोर्ट है ना, इट्स ओरिजिनल जुरिडिक्शन इज कन्फाइंड टू फेडरल केसेस, मतलब सेंटर स्टेट 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 है ना, इसी के साथ रिलेटेड है ओरिजिनल जुरिडिक्शन, मतलब सीधा जा सकते हो। बट अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो ओरिजिनल जुरिडिक्शन है, इट नॉट ओनली कवर फेडरल कोर्ट बट ऑल्सो केसेस रिलेटेड टू नेवल फोर्सेज, मैरीटाइम एक्टिविटीज एंड एम्बेसिडर, इन सब मैटर्स में भी आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकते हो फॉर योर सुनवाई के लिए। इट्स अपीलेंट जुरिडिक्शन कवर कॉन्स्टिट्यूशनल, सिविल एंड क्रिमिनल केसेस, एंड जो अपीलेंट जुरिडिक्शन है अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट का, वो सिर्फ और सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस पे ही आप ऊपर अपील कर सकते हो यार, बाकी तो जो फेडरल कोर्ट सुनाएगा वही मानना पड़ेगा। एंड जो इंडियन सुप्रीम कोर्ट है, इट हैज़ वेरी वाइड डिस्क्रिशन टू ग्रांट स्पेशल लीव टू अपील इन एनी मैटर्स अगेंस्ट द जजमेंट ऑफ एनी कोर्ट और ट्रिब्यूनल यार, एक्सेप्ट मिलिट्री है ना, ग्रांट इन लीव दे सकता है कि आप ऊपर जाके यहाँ पे अपील कर सकते हो। एंड इट हैज़ नो सच प्लीनरी पावर यार, लीव है जो अमेरिकन जो सुप्रीम कोर्ट है उसके पास कोई प्लीनरी पावर नहीं होता है, ठीक है, कि आप ऊपर जा सको। ग्रांट स्पेशल लीव ये सिर्फ और सिर्फ इंडियन सुप्रीम कोर्ट दे सकता है। एंड जो इंडियन सुप्रीम कोर्ट है उसके पास एडवाइजरी जुरिडिक्शन होता है, मतलब प्रेसिडेंट जो है सुप्रीम कोर्ट को पूछ सकता है अंडर आर्टिकल 143, बट ऐसा कोई एडवाइजरी जुरिडिक्शन किसमें नहीं होता, अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट में। इट हैज स्कोप ऑफ जुडिशियल रिव्यू, जो जुडिशियल रिव्यू है जिन मामले पे सुप्रीम कोर्ट जो है देख सकता है मैटर, वो लिमिटेड है यार, है ना। द स्कोप ऑफ जुडिशियल रिव्यू इज़ वाइड, वेरी वाइड, ठीक है। तो इसीलिए हम बोलते हैं कि इंडिया के अंदर जो सुप्रीम कोर्ट है ना, वो मेन नहीं है, मेन इंडिया के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन मेन है, बट अमेरिका में सुप्रीम कोर्ट मेन है, एंड ब्रिटेन के अंदर यहाँ पे पार्लियामेंट मेन है। इट्स जुरिडिक्शन एंड पावर कैन बी एनलार्ज बाय द पार्लियामेंट, ठीक है, जो सुप्रीम कोर्ट का जुरिडिक्शन एंड पावर है उसको एनलार्ज कर सकता है पार्लियामेंट, बट जो जुरिडिक्शन एंड पावर है आर लिमिटेड टू दैट कन्फर्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन जितना बोला है उतना ही पावर रहेगा, उसको एक्सपांड नहीं कर सकते, बट पार्लियामेंट इंडिया का बोले तो कर सकता है। इट डिफेंड्स राइट ऑफ सिटीजन अकॉर्डिंग टू द प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, इंडिया के अंदर प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ फॉलो होता है। एंड जो यूएसए है वहाँ का जो सुप्रीम कोर्ट है वो डिफेंड करता है राइट्स ऑफ सिटीजन अकॉर्डिंग टू द ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, ठीक है। तो याद रखना भाई, ड्यू याद रखने का प्रोसेस है कि देखो अमेरिका में यूएसए है, कोल्ड जगह है, तो वहाँ पे ड्यू लगता है। एंड जो इंडियन सुप्रीम कोर्ट है, इट हैज़ द पावर ऑफ जुडिशियल सुपरिटेंडेंस एंड कंट्रोल ओवर स्टेट हाई कोर्ट ड्यू टू इंटीग्रेटेड जुडिशरी, इंटीग्रेटेड जुडिशरी इज अ फेडरल फीचर यार, तो इंटीग्रेटेड जुडिशरी के हिसाब से सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट को कंट्रोल कर सकता है। इट हैज़ नो सच पावर ड्यू टू डबल, एक सेपरेट जुडिशियल सिस्टम देखने को मिलता है, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट अलग ही चलेंगे यार, तो कोई पावर नहीं होता, इस तरह से डबल जुडिशरी सिस्टम देखने को मिलता है यूएसए के अंदर, इंडिया के अंदर इंटीग्रेटेड होता है, ठीक है। तो ये हमने बात की अबाउट दी सुप्रीम कोर्ट की, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की। और बाद हम बात करते हैं अबाउट दी हाई कोर्ट की, ओरिजिन ऑफ हाई कोर्ट की बात करें अंदर द प्रोविजंस ऑफ द इंडियन हाई कोर्ट एक्ट ऑफ 1861 के अंदर यहाँ पे हाई कोर्ट्स को बनाया गया था। एंड हाई कोर्ट्स को अंडर इंडियन हाई कोर्ट एक्ट ऑफ 1861 के अंदर 3 जगह में, कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास में बनाया गया था 1862 में। एंड आफ्टर 1950 हाई कोर्ट एग्जिस्टिंग इन प्रोविंस बिकम मतलब हाई कोर्ट फॉर दैट करस्पॉन्डिंग स्टेट्स यार। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने प्रोवाइड किया है हाई कोर्ट फॉर ईच स्टेट, है ना, ईच स्टेट के पास हाई कोर्ट होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि हर एक स्टेट में हाई कोर्ट होना चाहिए, है ना, ईच स्टेट 1:1 हाई कोर्ट। पार्लियामेंट कैन एक्सटेंड द jurisdiction of high court to any union territories or exclude the jurisdiction of high court from any union territories। एंड जो 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था 1956 में, उसमें मल्टीपल्स हाई कोर्ट एस्टाब्लिश किए गए, मतलब पहले 1:1 जो हाई कोर्ट का जो रेशियो था वो n:1, मतलब एक हाई कोर्ट बहुत सारे स्टेट्स के लिए हो सकता है या फिर यूनियन टेरिटरीज के लिए हो सकता है। ऑथराइज कौन करेगा, ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है ना, इंपॉर्टेंट है भाई, कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से यहाँ पे एक हाई कोर्ट को बहुत सारे
मतलब एक स्टेट के लिए एक हाई कोर्ट को 2-3 स्टेट के लिए हो सकता है बोल के कौन सा बोला, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट नंबर 7th। एंड इसने क्या बोला, 7th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट ने पार्लियामेंट को ऑथराइज किया कि वो एस्टेब्लाइज कर सकता है कॉमन हाई कोर्ट फॉर 2 और मोर स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज यार। एंड पार्लियामेंट जो है वो एक्सटेंड कर सकता है जुरिडिक्शन ऑफ द हाई कोर्ट टू एनी यूनियन टेरिटरीज और एक्सक्लूड कर सकता है जुरिडिक्शन ऑफ द हाई कोर्ट फ्रॉम एनी यूनियन टेरिटरीज। ये कौन सा अंदर आर्टिकल है भाई, आर्टिकल 214 एंड 231 के अंदर, जो कि पार्ट 6 के अंदर आते हैं ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। डील्स विद द ऑर्गेनाइजेशन, इंडिपेंडेंस, जुरिस्डिक्शन, पावर, प्रोसीजर ऑन दी हाई कोर्ट्स। ठीक है, तो यहाँ पे ये पार्लियामेंट कर सकता है, एक्सटेंड कर सकता है। कौन कौन से प्रोविजंस हैं जो कि यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन, इंडिपेंडेंस एंड जुरिस्डिक्शन ऑफ दी हाई कोर्ट पावर के बारे में बात करते हैं, दैट इज 214 एंड 231। 214 में ऐड कितना करना है अपने को, 16 ऐड करो यार, 17। नेक्स्ट हम बात करें अबाउट एट प्रेजेंट देयर आर 25 हाई कोर्ट्स इन इंडिया यार। ओल्डेस्ट हाई कोर्ट जो है वो कलकत्ता हाई कोर्ट 1862 में बनाया गया था। यूनियन टेरिटरीज के पास हाई कोर्ट है वो दिल्ली है। यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख हैव अ कॉमन हाई कोर्ट। जो लेटेस्ट हाई कोर्ट बनाया गया था वो आंध्र प्रदेश का हाई कोर्ट है, 2019 में बनाया गया था। एंड हाई कोर्ट विथ मोर देन 1 स्टेट और यूनियन टेरिटरीज जुरिडिक्शन की बात करें तो बॉम्बे हाई कोर्ट जो है वो महाराष्ट्र, गोवा, दादर एंड नागर हवेली, दमन एंड दीव ये सब के लिए कॉमन हाई कोर्ट है। कोलकाता हाई कोर्ट जो है वेस्ट बंगाल एंड आंध्र प्रदेश, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स के लिए है। पंजाब जो है वो हरियाणा, पंजाब एंड चंडीगढ़ के लिए है। गुवाहाटी हाई कोर्ट की बात करें तो हाई कोर्ट विद जुरिडिक्शन ओवर मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टेट्स, जो कि कौन है, गुवाहाटी, दैट इज असम, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम एंड नागालैंड। चारों स्टेट्स के लिए यहाँ पे गुवाहाटी हाई कोर्ट है भाई। मद्रास जो हाई कोर्ट इट इज फॉर तमिलनाडु एंड पुडुचेरी। केरला हाई कोर्ट इज फॉर केरला एंड लक्षद्वीप। हाई कोर्ट्स विथ मैक्सिमम नंबर ऑफ मैक्सिमम jurisdiction ऑफ स्टेट्स इज गुवाहाटी आर। नाउ कंपोजिशन एंड अपॉइंटमेंट ऑफ द हाई कोर्ट की बात करें, जो चीफ जस्टिस इन हाई कोर्ट है इट इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट आफ्टर कंसल्टिंग विद द CJI एंड द रेस्पेक्टिव गवर्नर ऑफ द स्टेट। एंड चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट हो गया। जजेस ऑफ द हाई कोर्ट की बात करें इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट आफ्टर कंसल्टिंग द चीफ जस्टिस ऑफ दैट हाई कोर्ट एंड रेस्पेक्टिव गवर्नर। ठीक है, यहाँ पे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, यहाँ पे चीफ जस्टिस ऑफ द रेस्पेक्टिव हाई कोर्ट। ये चीफ जस्टिस को ही बनाना है तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बताता है, कंसल्ट करता है। यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट स्पेसिफाई स्ट्रेंथ ऑफ द हाई कोर्ट एंड लीव्स द डिस्क्रिप्शन टू द प्रेसिडेंट। कितना होगा, लाइक कॉन्स्टिट्यूशन में 33+1 34 जजेस होंगे बोल के कॉन्स्टिट्यूशन में बताया गया है। ठीक है, ये किसके लिए, सुप्रीम कोर्ट के लिए, बट हाई कोर्ट के लिए कोई भी ऐसा मेंशन नहीं है यार। ओके, एंड जो वर्कलोड के प्रोपोर्शनल नंबर ऑफ जजेस होते हैं, जिस हाई कोर्ट में ज़्यादा वर्कलोड है वहाँ पे नंबर ऑफ जजेस ज़्यादा होते हैं। एंड जो रिगार्डिंग अपॉइंटमेंट की बात करें तो यहाँ भी कंट्रोवर्सी हमको देखने को मिला था। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड जजेस केस हमने बात की, 4 जजेस केस भी हमको देखने को मिला 2015 में। तो सेकंड जजेस केस ने क्या बोला भाई, 1993 का अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ CJI। जो हाई कोर्ट के जजेस हैं उसको कौन अपॉइंट करेगा, प्रेसिडेंट, किसके रिकमेंडेशन में, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। थर्ड जजेस के अंदर क्या बोला, वाइल रिकमेंडिंग प्रेसिडेंट CJI शुड कंसल्ट द कॉलेजियम ऑफ 2 सीनियर मोस्ट जजेस। ठीक है, तो हमने देखा एनजेक के अंदर बताया कि रिमूव कर दिया कॉलेजियम सिस्टम को, एक न्यू बॉडी बनाई जाएगी जहाँ पे एग्जीक्यूटिव भी इंक्लूड किया गया था, लॉ मिनिस्टर। बट 2015 में 4 जजेस केसेस में ये जो एनजेक है, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमेटी, उसको रिमूव कर दिया गया एंड वापस से कॉलेजियम सिस्टम चला गया। मतलब प्रेसिडेंट जो है CJI को एंड 4 सीनियर मोस्ट जजेस को यहाँ पे कंसल्ट करता है। क्वालिफिकेशन ऑफ जजेस की बात करें, जो हाई कोर्ट के जजेस होते हैं, पहले तो सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए यार, एंड ही और शी शुड हैव हेल्ड जुडिशियल ऑफिस फॉर 10 years इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। जुडिशियल ऑफिस मतलब लॉयर हो सकता है यहाँ पे 10 साल के लिए। ठीक है, एंड ही और शी शुड हैव बीन एडवोकेट ऑफ हाई कोर्ट और हाई कोर्ट इन सक्सेशन फॉर 10 years। ठीक है, एडवोकेट हो सकता है 10 साल के लिए, या फिर कोई जुडिशियल ऑफिस होल्ड करे 10 साल के लिए।
एडवोकेट इन हाई कोर्ट फॉर 10 ईयर्स, तो हम उसको क्या कर सकते हैं, ये जज फॉर दी हाई कोर्ट बन सकता है। सुप्रीम कोर्ट का क्राइटेरिया क्या था भाई, 5 ईयर्स सक्सेशन में हमारे पास हाई कोर्ट का जज होना चाहिए, फिर 10 साल एडवोकेट होना चाहिए हाई कोर्ट के अंदर। ओथ्स एंड अफर्मेशंस की बात करें ऑफ द हाई कोर्ट जज, तो किसको सामने ओथ लेता है, गवर्नर के सामने, ऐसा कोई भी इंसान जो गवर्नर के द्वारा अपॉइंट किया गया हो उसके सामने क्या ओथ लेता है यार, टू बी अ ट्रू फेथ एंड एलिजेंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, टू अपहोल्ड द सोवेरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, पूरा सुप्रीम कोर्ट जैसा ही ओथ है, टू ड्यूली एंड फेथफुली एंड टू द बेस्ट, to duty and faithfully and to the best of his ability, knowledge and judgment perform the duties of the office without fear or favor, affection or ill will, and to uphold the constitution and the laws। ये ओथ लेता है भाई हाई कोर्ट का जो जज होता है। टेन्योर की बात करें तो हाई कोर्ट जज जो होते हैं 65 ईयर्स ऑफ एज, सुप्रीम कोर्ट के लिए भी 65 था। एंड एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग हिज एज इज डिटरमाइंड बाय द पार्लियामेंट। यार डिज़ाइन कैसे करते हैं, प्रेसिडेंट को लिख के देते हैं मेरे को डिज़ाइन करना है बोल के, प्रेसिडेंट इनको रिमूव भी कर सकता है, रिकमेंडेशन दी पार्लियामेंट। यार हमने कैसे रिकमेंड करेगा उसको, स्पेशल मेजोरिटी मोर देन 50% ऑफ द मेंबर रूट फॉर मेंबर प्रेजेंट वोटिंग एंड स्पेशल मेजोरिटी, दैट इज मेजोरिटी ऑफ 50%, है ना, मेजोरिटी ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस एंड नॉट लेस देन टोटल मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग, ये हमारे पास है। ठीक है, सो वैकेंट हिज सीट इफ ट्रांसफर टू अनदर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, तो उसका सीट क्या हो जाएगा, वेकेट्स हो जाएगा ना। रिमूव कैसे कर सकते हैं हाई कोर्ट के जज को, रिमूव बाय द ऑर्डर ऑफ द प्रेसिडेंट, जो कि कौन एड्रेस करेगा, पार्लियामेंट। एंड द एड्रेस मस्ट बी सपोर्टेड बाय स्पेशल मेजोरिटी ऑफ ईच हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, दैट इज मेजोरिटी ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस एंड मेजोरिटी ऑफ नॉट लेस देन 2000 मेंबर प्रेजेंट इन वोटिंग, दोनों हाउस की बात करेंगे यहाँ पे, ईच हाउस मतलब लोकसभा राज्यसभा दोनों में। एंड ग्राउंड क्या, प्रूवन मिसबिहेवियर इन इनकैपेसिटी, दोनों के लिए ग्राउंड है भाई, दैट इज सुप्रीम कोर्ट के जज एंड हाई कोर्ट के जज के लिए। जो जजेस इंक्वायरी एक्ट था 1968 के अंदर, उसने क्या बोला, जो रिमूवल मोशन है इज साइन बाय 100 MPs इफ उसका रिमूवल जो है लोकसभा में हो रहा है, एंड 50 MPs इज स्टार्ट इन राज्यसभा। स्पीकर एंड चेयरमैन में एडमिट इट और रिफ्यूज़ इट, याद रखना जो स्पीकर एंड चेयरमैन है वो एडमिट भी कर सकता है, ये जो साइन करके आया MP से या फिर लोकसभा के MP से, फिर राज्यसभा MP से, उसको एडमिट भी कर सकता है, रिफ्यूज़ भी कर सकता है। एंड 3 मेंबर कमेटी कॉन्स्टिट्यूट किया जाता है इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट के समय किया था। एंड इसमें CJI होगा, जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट हो सकते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट हो सकता है, फिर डिस्टिंग्विश्ड जजेस हो सकता है। एंड आफ्टर द कमिटी फाइंड्स हिम गिल्टी, मोशन इज पास थ्रू बोथ द हाउस ऑफ द पार्लियामेंट थ्रू स्पेशल मेजोरिटी। यार ये हमने बात की अबाउट दी रिमूवल ऑफ द जजेस की। नेक्स्ट ट्रांसफर जजेस की बात करें तो प्रेसिडेंट कैन ट्रांसफर हाई कोर्ट जजेस आफ्टर कंसल्टेशन विद द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, एंड जो डिसीजन ऑफ ट्रांसफर इज सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू, जो ट्रांसफर करेगा वहाँ पे जुडिशियल रिव्यू किया जा सकता है, प्रेसिडेंट अपनी मर्जी से किसी को भी ट्रांसफर नहीं कर सकता, उसको जुडिशियरी जो है इंटरवीन कर सकती है। थर्ड जजेस केस जो कि 1998 में हुआ था, CJI शुड कंसल्ट, जो ये मैटर है ट्रांसफर जजेस में, CJI शुड कंसल्ट 4 सीनियर मोस्ट जजेस एंड चीफ जस्टिस ऑफ द ट्रांसफरिंग एंड रिसीविंग हाई कोर्ट। एक्टिंग चीफ जस्टिस की बात करें तो प्रेसिडेंट अपॉइंट कर सकता है एनी हाई कोर्ट जज एज दी चीफ जस्टिस इफ अगर जो चीफ जस्टिस ऑफिस है वो वेकेंट है, या फिर टेम्प्रेरी वो अब्सेंट हो गया, या फिर ड्यूटीज़ नहीं परफॉर्म कर रहा है चीफ जस्टिस ऑफ दी हाई कोर्ट। ठीक है, तो ये एक्टिंग चीफ जस्टिस बोलते हैं। एडिशनल जज मतलब क्या, प्रेसिडेंट कैन अपॉइंट क्वालिफाइड पर्सन एज एन एडिशनल जज, लेकिन 2 साल से कम के लिए एडिशनल जज के लिए अपॉइंट कर सकता है ना। अगर ज़्यादा काम हो गया भाई कोर्ट में, इंक्रीज इन द बिजनेस एंड देयर इज एन एरिया ऑफ वर्क, ज़्यादा ही काम हो गया तो। एक्टिंग जज क्या होते हैं, प्रेसिडेंट अपॉइंट क्वालिफाइड पर्सन एज एन एक्टिंग जज, जज अनेबल टू परफॉर्म हिज ड्यूटी, कोई अगर अपना ड्यूटी परफॉर्म नहीं कर रहा है तो एक एडिशनल क्वालिफाइड पर्सन को एडिशनल बोलता हूँ, कोई क्वालिफाइड पर्सन को जैसे एक्टिंग जज तौर पे अपॉइंट कर सकता है। एंड जज टेम्परली अपॉइंटेड एज चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, एंड ये जो है ना ज़्यादा काम हो गया, कैन नॉट होल्ड ऑफिस आफ्टर 62 ईयर, जो एडिशनल एंड जो एक्टिंग जज है 62 ईयर्स के बाद यहाँ पे ऑफिस होल्ड नहीं कर सकते, बट 65 ईयर ऑफ एज इज दी
एज का क्राइटेरिया है भाई 65 ईयर। 65 ईयर तक हाई कोर्ट का जज रह सकता है एक इंसान। सुप्रीम कोर्ट का भी है। रिटायर्ड जजेस की बात करें तो चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट कैन रिक्वेस्ट अ रिटायर्ड हाई कोर्ट जज टू बी अपॉइंटेड एज अ हाई कोर्ट जज फॉर टेम्पररी पीरियड, तो उसको रिटायर्ड जज बोलते हैं। डन विद प्रीवियस कंसेंट ऑफ द प्रेसिडेंट एंड अपॉइंटी। एंड अलायंसेज जो है वो प्रेसिडेंट डिटरमाइन करे कितना मिलना चाहिए जज को पैसा। इंडिपेंडेंस ऑफ हाई कोर्ट की बात करें तो किस किस प्रकार से जो हाई कोर्ट के जैसे उनको इंडिपेंडेंस मिलता है भाई, उनका जो मोड ऑफ अपॉइंटमेंट है उसको प्रेसिडेंट उनको अपॉइंट करता है इन कंसल्टेशन विद द जुडिशरी इटसेल्फ, जिससे जो एब्सोल्यूट डिस्क्रिप्शन ऑफ द एग्जीक्यूटिव है वो हट जाता है। उनके पास सिक्योरिटी ऑफ टेनर होता है, मतलब दे डोंट होस्ट ऑफिस दे डोंट होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट यार, है ना। इनको पार्लियामेंट रिमूव कर सकता है। उसके ग्राउंड्स भी यहाँ पे मेंशन है, दैट इज प्रूवन मिसबिहेवियर एंड इनकैपेसिटी एंड रिमूव्ड ओनली इन द मैनर्स मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। भाई एक फिक्स सर्विस कंडीशन होता है, दो फिक्स्ड बाय द पार्लियामेंट कैन नॉट बी चेंज इन देयर डिसएडवांटेज आफ्टर देयर अपॉइंटमेंट। मतलब इसको जो फिक्स सर्विस कंडीशन है उसको पार्लियामेंट ने फिक्स किया, मतलब सपोज आज किसी को अपॉइंट किया तो अगर चेंज करते तो नेक्स्ट से लागू होगा, अभी वाले जो है उसके लागू नहीं होगा। एंड जो सारे पैसे जिसको सारे खर्चे जो मिलते हैं इट इज चार्ज ऑन दी कॉन्सर्ट फंड ऑफ इंडिया लाइक सैलरी अलाउंसेज एंड एक्सपेंसेस ऑफ द स्टाफ एंड एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट जो है हाई कोर्ट का वो भी कॉन्सर्ट फंड ऑफ द स्टेट से यहाँ पे जाता है। एंड पेंशन ऑफ द हाई कोर्ट जजेस वो कहाँ से मिलता है, कॉन्सर्ट फंड ऑफ इंडिया से मिलता है, ठीक है। जो सैलरीज है वो कॉन्सर्ट फंड ऑफ स्टेट से, बट जो पेंशन है इट इज़ फ्रॉम द कॉन्सर्ट फंड ऑफ इंडिया। कंडक्ट ऑफ जजेस की बात करें दे कैन नॉट बी डिस्कस्ड यार एक्सेप्ट व्हेन इम्पीचमेंट मोशन इज अंडर कंसिडरेशन। एंड जो प्रैक्टिस है आफ्टर रिटायरमेंट उसमें भी बैन है भाई, एक्सेप्ट द सुप्रीम कोर्ट का, है ना, एक्सेप्ट द सुप्रीम कोर्ट एंड अदर हाई कोर्ट, दिस इंश्योर दे डोंट फेवर एनी वन इन फर्दर फ्यूचर। फिर मतलब रिटायरमेंट के बाद बस सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट में उनको एक तरह से अपॉइंट किया जा सकता है, बाकी कहीं भी प्राइवेट प्रैक्टिस नहीं कर सकते, बाहर में प्रैक्टिस नहीं कर सकते, तो वो अवॉइड करता है किसी को फ्यूचर फेवर के चलते किसी को फेवर में ना कोई डिसीजन दे दे। एंड ऑल्सो दे हैव पावर टू पनिश फॉर इट्स कंटेम्प्ट यार, है ना, वेस्टेड टू मेंटेन इट्स ऑथोरिटी डिग्निटी ऑनर को मेंटेन करे, इसीलिए इसके पास अपनी जो अवमानना है उसके खिलाफ ये क्या कर सकते हैं, पनिश कर सकते हैं। एंड फ्रीडम टू अपॉइंट इट्स स्टाफ यार विदाउट एनी इंटरफेरेंस फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव, जो जुडिशरी है वो अपने स्टाफ को जहाँ पे अपॉइंट कर सकती है। एंड जुरिस्डिक्शन जो है इट कैन नॉट बी कर्टेल, पार्लियामेंट स्टेट लेजिस्लेचर कैन चेंज द पावर एंड जुरिस्डिक्शन बट कैन नॉट कर्टेल, चेंज कर सकते हैं मतलब बढ़ा सकते हैं, कम नहीं कर सकते। एंड ऑल्सो सेपरेशन ऑफ जुडिशरी की बात कर, सेपरेशन ऑफ एग्जीक्यूटिव, सेपरेशन फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव यार इट कैन बी सीन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रेजेंस ऑफ डीपीएसपी, जो कि बात करता है जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव को एक दूसरे सेपरेट करने की, दैट इज आर्टिकल नंबर 50। ना जुरिस्डिक्शन एंड पावर ऑफ द हाई कोर्ट की बात करें तो ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन किस मामले में आप डायरेक्टली आप हाई कोर्ट के पास जा सकते हो, इट इज़ मीन्स टू हियर डिस्प्यूट ऑन द फर्स्ट इंस्टेंस यार, इसमें मैटर्स ऑफ एडमायरलिटी कंटेम्प्ट डिस्प्यूट रिलेटेड टू द इलेक्शन ऑफ एमपीज़ एंड एमएलएज जो है, एमपीज़ एंड एमएलएज वाले जो मैटर है उसके लिए आप डायरेक्टली हाई कोर्ट के पास जा सकते हो। रिवेन्यू मैटर्स में आप हाई कोर्ट के पास जा सकते हो। फंडामेंटल राइट के एनफोर्समेंट के लिए डायरेक्टली आप हाई कोर्ट के पास जा सकते हो, जो कि कई सबऑर्डिनेट कोर्ट से यहाँ पे ट्रांसफर किए गए हैं उनके लिए डायरेक्टली आप हाई कोर्ट के पास जा सकते हो। कलकत्ता, बॉम्बे, मद्रास एंड दिल्ली हाई कोर्ट हैव ओरिजिनल सिविल जुरिस्डिक्शन ऑफ हायर वैल्यूज़, मतलब जो सिविल केसेस हैं हायर वैल्यूज़ के लोगों के बीच में, तो उसको भी यहाँ पे आप मद्रास, बॉम्बे, दिल्ली, कलकत्ता हाई कोर्ट में ले जा सकते हो। नाउ रिट जुरिस्डिक्शन यार, है ना, आर्टिकल 226 हमने देखा, अंडर आर्टिकल अंडर आर्टिकल 32 जो हाई कोर्ट जो सुप्रीम कोर्ट है वो इशू कर सकता है। अंडर आर्टिकल 26 यहाँ पे हाई कोर्ट जो है वो इशू कर सकता है लाइक हेबियस कॉर्पस टू हैव द बॉडी को प्रस्तुत करना है पब्लिक एज वेल एज प्राइवेट इंडिविजुअल दोनों के खिलाफ ये पब्लिश कर सकता है। मैंडेमस टू परफॉर्म द ड्यूटी यार, है ना, किसी को ड्यूटी करने के लिए पब्लिक प्रोफेशनल को यहाँ पे बोला जा रहा है। प्रोहिबिशन का मतलब प्रिवेंट करना हायर कोर्ट को एक्सीडिंग द जुरिस्डिक्शन, और सर्चुरी जो है इट इज़ टू रिव्यू, हायर कोर्ट्स को बोलते हैं लोअर कोर्ट्स, हाँ ना, हायर कोर्ट्स बोलते हैं लोअर कोर्ट्स के अपना डिसीजन को रिव्यू करो यार। को वारंटों के अंदर टू क्लेम दी लीगालिटी यार, क्लेम दी वारंट मीन्स लीगालिटी, क्लेम दी लीगालिटी।
द रिट जुरिस्डिक्शन इज नॉट एक्सक्लूसिव बट कंकरेंट विद सुप्रीम कोर्ट यार, ठीक है, एक्सक्लूसिव नहीं किसी पर, सिर्फ इसी के पास रिट जुरिस्डिक्शन है, नहीं, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों के पास है। रिट जुरिस्डिक्शन ऑफ हाई कोर्ट इज वाइडर देन सुप्रीम कोर्ट, रिट जुरिस्डिक्शन ऑफ हाई कोर्ट इज वाइडर देन सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट का रिट जुरिस्डिक्शन है विथ रिगार्डिंग फंडामेंटल राइट्स ओनली, बट हाई कोर्ट जो है फंडामेंटल राइट्स और अदर मैटर्स के साथ भी रिट जुरिस्डिक्शन इशू कर सकता है। नाउ अपेलेंट जुरिस्डिक्शन की बात करें, किन मैटर्स में आप अपील कर सकते हो? हाई कोर्ट में। सिविल मैटर्स की बात करें तो ऑर्डर एंड जजमेंट जो कि सब ऑर्डिनेट कोर्ट ने दिए हैं उसके खिलाफ आप सिविल मैटर्स में हाई कोर्ट में भी क्या कर सकते हो? अपील कर सकते हो। कलकत्ता, बॉम्बे एंड मद्रास हाई कोर्ट हैज़ प्रोविज़न फॉर इंट्रा कोर्ट अपील, की बॉम्बे से मद्रास, है ना, मद्रास से बॉम्बे, कलकत्ता जा सकता है, ये सब इंट्रा कोर्ट अपील भी कर सकते हैं। एन अपील फ्रॉम डिसीजन फ्रॉम एडमिनिस्ट्रेटिव एंड अदर ट्रिब्यूनल्स, उन डिसीजंस पे एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स हो गए या फिर अदर ट्रिब्यूनल्स हैं उनसे भी आप अपील कर सकते हो हाई कोर्ट में। क्रिमिनल मैटर्स की बात करें तो जजमेंट ऑफ जो सेशन कोर्ट है या फिर एडिशनल सेशन कोर्ट है, सेशन कोर्ट इज समथिंग रिलेटेड टू क्रिमिनल यार, याद रखने तरीका है एससी से, सेशन कोर्ट इज रिलेटेड टू क्रिमिनल मैटर्स, ठीक है। एंड जिसमें इम्प्रिजनमेंट 7 साल से ज़्यादा अगर दिया है एडिशनल कोर्ट ने या फिर सेशन कोर्ट ने सज़ा सुनाई जिसमें 7 साल ज़्यादा कैद करने की बात की जा रही है, तो उसके खिलाफ आप हाई कोर्ट में अपील कर सकते हो। एंड सेशन कोर्ट ने आपको यहाँ पे आपको डेथ सेंटेंस सुना दिया, आफ्टर परमिशन ऑफ द हाई कोर्ट ही सुना सकता है भाई। सेशन कोर्ट जो है कैन अवॉर्ड डेथ सेंटेंस आफ्टर दी परमिशन ऑफ द हाई कोर्ट। ये क्रिमिनल मैटर्स में हमने बात की अबाउट दी अपेलेंट जुरिस्डिक्शन की। ना सुपरवाइजरी जुरिस्डिक्शन की बात करें तो पावर ऑफ सुपरिटेंडेंस ओवर ऑल कोर्ट्स एंड ट्रिब्यूनल, ठीक है, जो हाई कोर्ट है वो कोर्ट्स एंड ट्राइब्यूनल के ऊपर सुपरिटेंडेंस करता है, इसको हम टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन के अंदर जो कोर्ट्स आते हैं उसको हम सुपरवाइजरी जुरिस्डिक्शन बोलते हैं यार। एंड इट कवर नॉट ओनली द एडमिनिस्ट्रेटिव बट ऑल्सो द जुडिशियल सुपरिटेंडेंस, एंड इट इज़ अ रिविजनल जुरिस्डिक्शन यार, कि उसको देखते देखते कोई गलत डिसीजन आए तो उसको वो सुधार सकता है, अपने आप से खुद से वो देख सकता है केसेस को, है ना, हाई कोर्ट जो है सुओ मोटो। जुडिशियल रिव्यू की बात करें तो एग्जामिन द कॉन्स्टिट्यूशनलिटी ऑफ अ लेजिस्लेटिव इनैक्टमेंट, कोई नियम बनाए गए हैं तो उसकी कॉन्स्टिट्यूशनलिटी को वो चेक कर सकते हैं, इसको हम बोलते हैं जुडिशियल रिव्यू। एंड कोई भी एग्जीक्यूटिव ऑर्डर है सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट का, उसका यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनलिटी को वो देख सकते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं? जुडिशियल रिव्यू यार। कंट्रोल ओवर सबऑर्डिनेट कोर्ट, हाई कोर्ट का कंट्रोल होता है सबऑर्डिनेट कोर्ट में, कंसल्टेड बाय द गवर्नर इन मैटर्स ऑफ अपॉइंटमेंट, पोस्टिंग एंड प्रमोशन ऑफ डिस्ट्रिक्ट जजेस, ठीक है। तो इसका सबऑर्डिनेट कोर्ट्स में भी हमारे पास किसका? हाई कोर्ट का यहाँ पे कंट्रोल है, बिकॉज गवर्नर इसी को यहाँ पे पूछता है हाई कोर्ट के जजेस को जब अपॉइंट करेगा, पोस्टिंग एंड प्रमोशन करेगा डिस्ट्रिक्ट जजेस का। ऑल्सो डील विद पोस्टिंग, प्रमोशन, ग्रांट ऑफ लीव, ट्रांसफर, डिसिप्लिन ऑफ मेंबर्स ऑफ जुडिशियल सर्विसेज, जो हाई कोर्ट्स के अलावा जो जुडिशियल सर्विस में इन्वॉल्व है उनको भी यही हाई कोर्ट ही देखता है। एंड विड्रॉ केसेस पेंडिंग इन द सबऑर्डिनेट कोर्ट, उसके केसेस पेंडिंग को विड्रॉ करता है। इट लॉस ना इज बाइंडिंग टू ऑल दिस सबऑर्डिनेट कोर्ट इन टेरिटरी, जो भी ये डिसीजन बनाएगा सारे के सारे जो कोर्ट्स हैं उस पर बाइंडिंग होगा भाई, ठीक है। लॉस आर बाइंडिंग ऑन द सबऑर्डिनेट कोर्ट। एंड ऑल्सो हाई कोर्ट इज़ अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, मतलब जो जजमेंट्स, प्रोसीडिंग्स एंड रिकॉर्ड्स हैं, मतलब ये सब हैं, इसको रिकॉर्ड किया जाता है फॉर बाद के काम आएंगे बोल के, परपेचुअल मेमोरी के लिए। लाइक सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट कैन ऑल्सो रिव्यू इट्स जजमेंट बट इट इज़ नॉट मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। रिव्यू कर सकता है, जैसे सुप्रीम कोर्ट पुराने कोई डिसीजन है उसको रिव्यू कर सकता है, उसी पर हाई कोर्ट भी रिव्यू कर सकता है, इसको बोलते हैं कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, बट वो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मेंशन नहीं कि रिव्यू कर सकता है बोलते हैं। पावर टू पनिश फॉर द कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट यार, कोई अगर, है ना, अवमान ना करे, बात ना माने, ठीक है। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट इज नॉट डिफाइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, पहले तो ये भी है भाई। जो तक कंटेम्प्ट होता है, एक होता है सिविल कंटेम्प्ट, एक होता है क्रिमिनल कंटेम्प्ट। सिविल मतलब थोड़ा सा कम छोटी मोटी चीज़ें, लाइक विलफुल डिसोबीडियंस, जानबूझ के बात ना मानना किसी जजमेंट का, किसी ऑर्डर का, किसी रिट का, या फिर कोई और प्रोसेस है कोर्ट के अंदर उसको जानबूझ के ब्रीच करना, है ना, तो ये सब सिविल कंटेम्प्ट के अंदर आता है। क्रिमिनल कंटेम्प्ट मतलब बड़ा जुर्म, लाइक पब्लिकेशन ऑफ एनी मैटर और डूइंग एन एक्ट विच, है ना, ऐसा कोई आप छाप दे रहे हो किसी कोर्ट के खिलाफ, किसी भी, है ना, हाई कोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ, जो कि स्कैंडलाइज करे, ऑथोरिटी ऑफ कोर्ट को एक तरह से कम करे, लोअर करे, या फिर एक क्या अंधविश्वास फैलाए, इंटरफेयर करे जो जुडिशियल प्रोसीडिंग्स हैं, वो सब बड़े मैटर हैं, तो क्रिमिनल कंटेम्प्ट के अंदर आएंगे। अगर आप ऑब्स्ट्रक्ट कर रहे हो, इंटरफेयर कर रहे हो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस में किसी भी तरीके से, तो उसको क्रिमिनल कंटेम्प्ट बोला जाएगा। तो ये हमने बात की अबाउट दी
हाई कोर्ट की सब ऑर्डिनेट कोर्ट्स की बात करते हैं यार। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन के अंदर सब ऑर्डिनेट कोर्ट्स जो है आर्टिकल 233 से लेकर 237 तक यहाँ पे मेंशन है पार्ट 6 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। एंड अपॉइंटमेंट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट जजेस की बात करें तो इनका जो अपॉइंटमेंट है, पोस्टिंग एंड प्रमोशन है, वो कि गवर्नर करता है इन कंसल्टेशन विद द स्टेट हाई कोर्ट। क्वालिफिकेशन की बात करें तो शुड बी इन सर्विस, है ना, शुड नॉट बी इन सर्विस सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है, मतलब सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट की सर्विस में नहीं होना चाहिए अगर डिस्ट्रिक्ट जज बनना है तो। एंड बी एन एडवोकेट और अ प्लीडर फॉर 7 years, अगर हमको डिस्ट्रिक्ट जज बनना है तो 7 साल के लिए एडवोकेट या प्लीडर होना चाहिए। एंड रिकमेंडेड बाय हाई कोर्ट फॉर द अपॉइंटमेंट, अगर हाई कोर्ट ने यहाँ पे रिकमेंड किया तो इसको यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट जज अपॉइंट कर सकते हैं। नाउ अपॉइंटमेंट ऑफ अदर जजेस, हमने डिस्ट्रिक्ट जजेस की बात करी, और भी जो जजेस होते हैं उसको कौन अपॉइंट करता है, गवर्नर इन कंसल्टेशन विद द स्टेट हाई कोर्ट एंड स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। एंड ऑल्सो जो गवर्नर है वो कंट्रोल करता है पोस्टिंग, प्रमोशन एंड लीव्स को। ये जो है ना पोस्टिंग, प्रमोशन, लीव्स, इसको कौन देखता है, स्टेट हाई कोर्ट देखता है यार। स्ट्रक्चर एंड जुरिडिक्शन की बात करें सबसे ऊपर में यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट होता है, फिर हाई कोर्ट, फिर सब ऑर्डिनेट कोर्ट। एंड सब ऑर्डिनेट कोर्ट में यहाँ पे एक सिविल कोर्ट होता है, क्रिमिनल कोर्ट होता है, एक रिवेन्यू कोर्ट होता है। सिविल कोर्ट में यहाँ पे हम डिस्ट्रिक्ट सेशन बोलते हैं, है ना, एंड क्रिमिनल कोर्ट को सेशन कोर्ट बोलते हैं। एंड रिवेन्यू कोर्ट जो होता है बोर्ड ऑफ रिवेन्यू हमको देखने को मिलता है। एंड डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के नीचे यहाँ पे हमारे पास सब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो कि फैमिली मैटर देखता है, मुंसिफ्स होते हैं, स्मॉल क्लॉज जो कि स्मॉल क्लॉज कोर्ट, ठीक है। सेशन कोर्ट के नीचे यहाँ पे मेट्रोपॉलिटन जुडिशियल मजिस्ट्रेट होते हैं, है ना, जुडिशियल मजिस्ट्रेट क्लास 1, जुडिशियल मजिस्ट्रेट क्लास 2 उसके नीचे होते हैं, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट उससे भी नीचे होते हैं। रिवेन्यू कोर्ट में बोर्ड ऑफ रिवेन्यू देखने को मिलता है, इसके कलेक्टर्स और कमिश्नर जो होते हैं इसको हेड करते हैं, तहसीलदार इसके नीचे होते हैं, असिस्टेंट तहसीलदार इसके और नीचे होते हैं। तो ये हमने बात किया अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ द जुरिस्डिक्शन, स्ट्रक्चर एंड जुरिस्डिक्शन ऑफ द सबऑर्डिनेट कोर्ट्स। इंटरप्रिटेशन की बात करें तो जो डिस्ट्रिक्ट जजेस होते हैं, जज सिटी, है ना, जो कि कहाँ बैठते हैं, सिटी के सिविल कोर्ट में, उसको हम डिस्ट्रिक्ट जजेस बोलते हैं। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जजेस में ये सब आते हैं भाई, ठीक है। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जजेस भी यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट जजेस कैटेगरी में आते हैं। जॉइंट डिस्ट्रिक्ट जजेस, असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट जजेस, चीफ जज ऑफ ए स्मॉल क्लॉज कोर्ट, है ना, यहाँ पे जो स्मॉल क्लोज कोर्ट है ना, स्मॉल क्लॉज कोर्ट, उसके जजेस होते हैं वो भी डिस्ट्रिक्ट जजेस कहलाते हैं। चीफ प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट हो गए, एडिशनल चीफ प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट, सेशन जज, एडिशनल सेशन जज, असिस्टेंट सेशन, मतलब एडिशनल सेशन जज, एडिशनल असिस्टेंट सेशन जज, ये सब जो हैं यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट जजेस सबको मिलाकर बोल देते हैं यार। एंड अपील किससे कर सकते हैं, टू दी हाई कोर्ट, यहाँ से कोई नियम है उसको कैपिटल पनिशमेंट दे सकते हैं। ये जो है सेशन जजेस जो कि क्रिमिनल मैटर को देख रहे हैं यहाँ पे, लेकिन किसको कंफर्म करना जरूरी है, हाई कोर्ट को। नालसा की बात करते हैं यार, नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी की, नालसा। एंड ये आर्टिकल 39 ये जो बोलता है कि फ्री लीगल एड मिलना चाहिए गरीबों को और वीकर सेक्शंस को, उसको देखते हुए यहाँ पे नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी बनाया गया था। आर्टिकल 14 एंड 22 जो है, इट इंश्योर इक्वालिटी बिफोर द लॉ एंड लीगल सिस्टम विच प्रमोट जस्टिस ऑन द बेसिस ऑफ इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ फॉर ऑल, है ना। राइट टू इक्वालिटी की बात करता है आर्टिकल 14 यार, राइट टू इक्वालिटी। एंड आर्टिकल 22 जो है वो प्रिवेंट करता है अगेंस्ट आर्बिट्री डिटेंशन यार। सो नालसा इज कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर द लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट ऑफ 1987 के अंदर नालसा को बनाया गया यहाँ पे। एंड सुप्रीम कोर्ट लीगल सर्विस कमेटी जो है नालसा के अंदर, वो हमको देखने को मिलता है। इसके नीचे स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटीज़, हाई कोर्ट लीगल सर्विस कमिटीज़, डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस कमिटीज़, तालुक लेवल सर्विस कमिटीज़, ये सब बनाया गया, है ना। ऑल ऑफ दिस में ऑर्गेनाइज लोक अदालत, ठीक है। यहाँ पे नालसा के अंदर आप लोक अदालत बना सकते हो। एंड नॉन कंपाउंडेबल केसेस फॉल आउटसाइड लोक अदालत, मतलब जिनको आपस में सब सुलझा सकते हैं बातचीत करके, वो लोक अदालत से बाहर जाते हैं। एंड सेम पावर हैज़ और वेस्टेड, जो कि सिविल कोर्ट को जो पावर मिला है, लोक अदालत को भी वही पावर मिला है अंडर दिस कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर।
एंड कोई स्ट्रिक्ट एप्लीकेशन और प्रोसीजर लॉज नहीं है, लाइक सिविल प्रोसीजर कोड या फिर एविडेंस एक्ट, यहाँ पे आपको मानना ही पड़ेगा, ऐसा कोई स्ट्रिक्ट एप्लीकेशन नहीं देखने को मिलता है लोक अदालत में। एंड जो अवार्ड्स ये दिए जाएंगे वो फाइनल एंड बाइंडिंग होंगे, कोई अपील नहीं कर सकते भाई। लेकिन तो लोक अदालत से आप फिर से अपील करो तो फिर लोक अदालत बनने का कारण ही क्या है, तो लोक अदालत में यहाँ पे आप अपील नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है भाई, लोक अदालत में आप क्या नहीं कर सकते, अपील नहीं कर सकते, ये जो डिसीजन बोलेंगे वो फाइनल एंड बाइंडिंग होगा। तो फंक्शन क्या है, नालसा से क्या है भाई, नालसा से लोक अदालत है, नालसा से क्या आया, नालसा जो है वो लोक अदालत लाया। तो यहाँ पे फंक्शन की बात करें तो फ्री एंड कॉम्पिटेंट लीगल सर्विस प्रोवाइड करने की बात करता है ये जो नालसा है एलिजिबल पर्सनस को। इट ऑर्गेनाइज लोक अदालत यार, ये ऑर्गेनाइज करता है लीगल अवेयरनेस कैंपेन्स नालसा के अंदर। लोक अदालत की बात करें तो लोक अदालत सार व्हाट दिस आर फोरम वेयर जो पेंडिंग केसेस हैं, प्री लिटिगेशन केसेस जो हैं, दे आर सेटल्ड इन एम्बिकेबल मैनर। यार सिविल कोर्ट की पावर होती है नालसा के पास, सिविल कोर्ट जैसे। एंड गवर्नमेंट स्टेटरी स्टेटस अंडर लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट ऑफ 1987, इनको स्टेटरी स्टेटस मिला है भाई लोक अदालत को 1987 का जो लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट था उसके अंदर। परमानेंट लोक अदालत जो है ना, प्री लिटिगेटिव स्टेज, ये भी याद रखना, क्वेश्चन में आपको कंफ्यूज किया जाएगा। तो जो पेंडिंग केसेस प्री लिटिगेटिव स्टेज में है उनको आप लोक अदालत में यहाँ पे सुनवाई कर सकते हो। परमानेंट लोक अदालत की बात करें अंडर द लीगल सर्विस अथॉरिटीज अमेंडमेंट एक्ट 2002 में आया था, लीगल सर्विस अथॉरिटी अमेंडमेंट एक्ट ने यहाँ पे परमानेंट लोक अदालत बनाने की बात की। प्रोवाइडिंग कंपल्सरी प्री लिटिगेटिव मैकेनिज्म फॉर कॉन्सिलिएशन एंड सेटलमेंट ऑफ केसेस रिलेटिंग टू पब्लिक यूटिलिटी सर्विस, जो पब्लिक यूटिलिटी सर्विस है उसके रिलेटेड मैटर्स को आप यहाँ पे परमानेंट लोक अदालत में यहाँ पे क्या कर सकते हो, सुनवाई कर सकते हो, काउंसिल कर सकते हो। ये हमारे पास 2002 में जो अमेंडमेंट हुआ था उससे आया। यहाँ पे थ्री मेंबर बॉडी बनाना पड़ेगा ये परमानेंट लोक अदालत के अंदर, जिसमें एक चेयरपर्सन होगा, एक चेयरमैन होगा, है ना। एंड वो डिस्ट्रिक्ट जज या फिर एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज या फिर जुडिशियल ऑफिसर हो सकता है, हायर, है ना, इन रैंक देन द डिस्ट्रिक्ट जज, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट जज से ऊपर, जुडिशियल ऑफिसर जो डिस्ट्रिक्ट जज से ऊपर हो, ये सब यहाँ पे चेयरमैन हो सकते हैं। थ्री मेंबर बॉडी जो बनाया जाएगा परमानेंट लोक अदालत का उसका। एंड 2 अदर पर्सन हैविंग एडुकेट एक्सपीरियंस इन पब्लिक यूटिलिटी सर्विस, उसको यहाँ पे मेंबर बनाया जाएगा। 3 मेंबर बॉडी बनता है लीगल सर्विस अथॉरिटीज अमेंडमेंट एक्ट 2002 के अंदर परमानेंट लोक अदालत में। फैमिली कोर्ट्स की बात करें तो फैमिली कोर्ट जो है वो फैमिली कोर्ट एक्ट ऑफ 1984 के अंदर यहाँ फैमिली कोर्ट्स बनाए जा रहे हैं यार। एंड ये प्रमोट करता है कॉन्सिलिएशन एंड सिक्योर स्पीडी सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट रिलेटिंग टू मैरिज एंड फैमिली अफेयर्स। बाकी ज़्यादातर कोर्ट्स में यही मैरिज एंड फैमिली मैटर्स ही रहते हैं, तो उसको कंसील करने के लिए फैमिली कोर्ट एक्ट ऑफ 1984 आया, वो सब देखता है। ग्राम न्यायालय की बात करें तो ग्राम न्यायालय एक्ट 2008 में आया था। ये हर पंचायत के अंदर या फिर ग्रुप ऑफ पंचायत में एक मोबाइल कोर्ट बनाने की बात करता है, ठीक है। तो मेन है यहाँ पे याद रखना जो नालसा है, नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट, नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट जो है वो बात करता है अबाउट द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ लोक अदालत, ठीक है। ग्राम न्याय है ना, लोक अदालत जो है ऐसे नहीं पंचायत लेवल में होंगे, बट जो ग्राम न्यायालय हैं, नालसा 1987 में आया, ग्राम न्यायालय जो है 2008 में आया। ये बात करता है अबाउट दी मोबाइल कोर्ट की, गांव तक जुडिशियल सिस्टम पहुंच सके, ठीक है। तो ये हमने बात की अबाउट व्हाट, हमने बात की अबाउट दी सबऑर्डिनेट कोर्ट्स की। तो हम बात करते हैं यार ट्राइब्यूनल्स की। ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कोई प्रोविज़न नहीं था ट्राइब्यूनल्स का। 42nd जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था 1976 का, उससे हमारे पास पार्ट नंबर 14A, ठीक है, 14A जो है ये पार्ट भी पूछा है भाई। देखो ट्राइब्यूनल्स के बारे में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में बहुत बार ऐसा पूछा गया कि ये किस पार्ट में बताया गया, तो ये से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा जाता है। तो पार्ट 14A में ट्राइब्यूनल्स की बात की गई है। आर्टिकल नंबर 323A एंड 323B दे टॉक्स अबाउट ट्रिब्यूनल। तो एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल के बारे में आर्टिकल 323A जो है वो बात करता है। ये आर्टिकल याद रखना भाई, है ना। 323 टॉक्स अबाउट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल्स एंड अदर मैटर्स के जो ट्राइब्यूनल्स हैं वो 323B है। तो 323 दोनों के लिए है, A फॉर एडमिनिस्ट्रेशन एंड 323B फॉर अदर। सो एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल की बात करें, इट एनेबल्स द पार्लियामेंट टू टेक आउट
द एडजुडिकेशन ऑफ डिस्प्यूट जो कि सर्विस मैटर के साथ रिलेटेड हैं फ्रॉम द सिविल कोर्ट एंड हाई कोर्ट से इन मैटर्स को लेके एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल में ना पर्पस क्या है ट्रिब्यूनल बनाने का कि जो केसेस हैं पेंडिंग केसेस हैं जो कोर्ट में बहुत ज़्यादा हैं उसको कम करना। ठीक है, तो जो सिविल कोर्ट्स और हाई कोर्ट्स में जो सर्विस रिलेटेड मैटर्स हैं उनको यहाँ पे ले जाओ। जैसे एक फैमिली कोर्ट क्यों बनाया गया, फैमिली रिलेटेड जो मैटर्स पेंडिंग है उसको यहाँ पे फैमिली कोर्ट में ले जाओ, है ना। जो आर्बिट्रेशन से कंसिलेशन से हो सकते हैं उसको ले जाओ, इसलिए तो लोक अदालत बनाया गया है यार नालसा के अंदर। ठीक है, पेंडिंग केसेस को कम करने की कोशिश की जा रही है यहाँ पे। तो ये एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल्स जो है वो सर्विस मैटर्स के रिलेटेड जो केसेस हैं उनको यहाँ पे सिविल कोर्ट्स एंड हाई कोर्ट से लेते हैं। एंड जो एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स एक्ट है ये 1985 में आया था, है ना। एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल एक्ट जो है वो 1985 में आया था और ये जो है सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल बनाने की बात करता है ना। एंड ये सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल है, इसका प्रिंसिपल बेंच कहाँ पे है, दिल्ली के अंदर। एंड जो 17 आउट ऑफ 19 रेगुलर बेंचेस हैं एट हाई कोर्ट हमको देखने को मिलता है यार, जो है वो एक जयपुर में है, दिल्ली हाई कोर्ट में, फिर जयपुर में एक लखनऊ में है। दे कवर ऑल मैटर्स ऑफ पब्लिक सर्वेंट, जो IAS IPS या CGPSC की जो एग्जाम CGPSC बोलता हूँ, जो PSC के जो मैटर्स होते हैं उसको यहाँ पे सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, आपने शादी में जो आना में देखा होगा एक सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स रहता है, कोई घूस लिया कोई दिक्कत हुआ तो उस सब चीज़ को यहाँ पे सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स जो है वो पब्लिक सर्वेंट से जो मैटर्स हैं उनको देखता है। एक्सेप्ट फ्रॉम डिफेंस फोर्सेज SC स्टाफ एंड जो सेक्रेटरियल स्टाफ होते हैं पार्लियामेंट के, उन मैटर्स को ये नहीं देखता सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, बाकी जितने भी मेंबर्स हैं उनको ये देखता है। एंड मेंबर्स फ्रॉम द जुडिशियल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रीम्स को भी ये देखता है। इसको कौन अपॉइंट करता है यार, यहाँ पे मेंबर्स प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है। रिकमेंड कौन करता है, एक हाई पावर्ड सिलेक्शन कमेटी जिसको CGI का जो कंकरेंस CGI जिसको बोलेगा वो हमारे पास ये जो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल जो बैठना है वो CGI डिसाइड करेंगे। एंड अप्रूव बाय द अपॉइंटमेंट कमिटी ऑफ कैबिनेट। ठीक है, इसको अप्रूव कौन करेगा, ठीक है, CGI जो बोलेगा वही अपॉइंट होगा, लेकिन उसको भी यहाँ पे अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ कैबिनेट का अप्रूवल जरूरी है। एंड वो 4 साल के लिए ऑफिस होल्ड करते हैं सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल के जो मेंबर्स होते हैं, और 60 ईयर्स और 70 ईयर्स, है ना। चेयरमैन जो है 4 साल और 70 ईयर, सपोज वो 69 की एज में यहाँ पे अपॉइंटेड हुआ तो 1 साल तक ही रहेगा, लेकिन कोई 64 में रहा तो +4 मतलब 68 ईयर्स तक वो चेयरमैन रह सकता है ना। चेयरमैन के लिए है। एंड जो मेंबर्स हैं उसके लिए हमारे पास 67 ईयर्स, तो जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ जज के जो सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं उसका 65 है, उनसे ज़्यादा यहाँ पे ये मेंबर्स जो हैं वो रह सकते हैं। ठीक है, इसके जो मेंबर्स हैं जुडिशियल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रीम से यहाँ पे लिए जाते हैं, जजेस हो सकते हैं, फिर IAS IPS खुद ये सब हो सकते हैं सेक्रेटरी लेवल के। एंड गाइडेड बाय प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस यार। ठीक है, ये सब किस बेसिस पे डिसीजन लेते हैं, नेचुरल जस्टिस के जो प्रिंसिपल्स हैं वो सब चीज़ को देखते हुए। एंड ये अपील जो है अगेंस्ट द ऑर्डर बी मेड इन दी हाई कोर्ट फर्स्ट, ये चंद्रा कुमार केस ने बोला कि सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल के केसेस को आप अपील तो कर सकते हो, लेकिन पहले कहाँ करोगे, हाई कोर्ट में। ऐसा नहीं कि सीधे सुप्रीम कोर्ट में। किसी भ्रष्टाचार के केस में कोई अंदर चला गया तो पहले सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल देखेगा, उसका खबर उसको मतलब मंजूरी नहीं मिली, जो आदमी वो संतुष्ट नहीं रहे तो वो पहले हाई कोर्ट के पास जाएंगे। ऐसा चंद्रा कुमार केस ने बोला है 1997 में, उसके बाद वो सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। ऐसा नहीं कि सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट चलेगा यार। ठीक है, नाउ जो ट्रिब्यूनल है फॉर अदर मैटर्स, हमने एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल की बात की 323A के अंदर हमने बात की। जो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल है ना, जो कि बनाया गया था अंडर दी एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल एक्ट ऑफ 1985 के अंदर। नेक्स्ट हम बात करते हैं वो ट्रिब्यूनल्स फॉर अदर मैटर्स, जो कि हैं अंडर आर्टिकल 323B। बोथ पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर जो है वो ऑथराइज करता है ना ट्राइब्यूनल्स बनाने को, है ना, किस रिलेटेड डिस्प्यूट्स में, लाइक टैक्सेशन वाले डिस्प्यूट हो गया, फॉरेन एक्सचेंज या फिर इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट का कोई डिस्प्यूट हुआ, इंडस्ट्रियल एंड लेबर डिस्प्यूट, लैंड रिफॉर्म्स में मैटर कुछ हुआ, सीलिंग एंड अर्बन प्रॉपर्टी में सीलिंग का कुछ प्रॉब्लम आ गया, कुछ डिस्प्यूट्स यहाँ पे आए, सिलेक्शन टू द पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर, फूड स्टॉप्स, रेंट टेनेंसी राइट्स, ये सब चीज़ों में अगर कोई डिस्प्यूट आता है तो यहाँ पे सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल बनाया जाए, यहाँ पे ट्रिब्यूनल्स बनाए जाएंगे अंडर आर्टिकल 323B। ये स्टेट लेजिस्लेचर पार्लियामेंट ऑथराइज करेगा इसका बनाना। लाइक सब हम बात करें स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल की, तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर देता है स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल टू एस्टेब्लिश, है ना। पावर जो है हमारे पास 323B जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के पावर देता है कि वो एस्टेब्लिश कर सके स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स। एंड इसका ओरिजिनल जुरिडिक्शन होता है इन सर्विस मैटर ऑफ स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयड। कोई स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो वो
डायरेक्टली किसके पास जा सकता है, स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल के पास, ठीक है। आईएएस तो जो है हमने बोला है ना, ये पब्लिक सर्वेंट्स के लिए है भाई, है ना, कोई और गवर्नमेंट एम्प्लॉय लाइक कोई टीचर हो गया, ठीक है, तो वो सब चीज़ के मैटर में कहाँ जाएंगे, स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल के पास जाएंगे। चेयरमैन एंड मेंबर्स कौन अपॉइंट करता है, प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है आफ्टर कंसल्टिंग द गवर्नर, ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है ना। स्टेट का चीज़ है तो ऐसे नहीं कि भाई बेकार लोग अपॉइंट कर देंगे, तो गवर्नर अपॉइंट कंसल्ट करके, गवर्नर कंसल्ट करके प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है। एंड प्रोविजन फॉर जॉइंट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, provisions for joint administrative tribunal, chairman and member appointed by the president consulting कंसर्न गवर्नर। अगर जॉइंट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल बनाना है, मतलब दो या फिर दो से ज़्यादा स्टेट्स के लिए जॉइंट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल बनाना है, तो उसके लिए आपको गवर्नर भी यहाँ पे कंसल्ट करना पड़ेगा। ये जो जॉइंट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल के चेयरमैन से मेंबर्स अपॉइंट किया था, तो आपको प्रेसिडेंट को कंसल्ट करना पड़ेगा, किसको अपॉइंट करता है, प्रेसिडेंट आफ्टर कंसल्टिंग द कंसर्न गवर्नर्स, ठीक है। तो ये हमने बात की अबाउट व्हाट, हमने बात की अबाउट दी ट्राइब्यूनल्स की। आर्टिकल याद रखना भाई, 23A फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल्स, 23B फॉर अदर ट्राइब्यूनल्स, तो ये वाला मत भूलना। और सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल्स जो है वो एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स एक्ट ऑफ 1985 से बनाए गए थे, ये भी नहीं भूलने का।